हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है, बेसिकली 7th क्लास है हमारी और इसी 7th क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। तो कल हमने जनजाति, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदायों के बारे में हमने इस पे पढ़ा। 2 लेक्चर हमारे अब तक इस चैप्टर में हो चुके हैं। आज हम तीसरा लेक्चर करेंगे और चैप्टर अंतिम हो जाएगा। कुछ इसके क्वेश्चन आंसर हैं, उनको भी हम लोग आपका देख लेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इन पर ध्यान दीजिए। कहाँ तक हम लोग इसमें पढ़ चुके थे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितने बच्चों ने रिवीजन किया? भील, गोंड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, बंजारों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, कल हम पढ़ रहे थे बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। क्लियर है? तो कल हमने हुनर के बेसिस पर कुछ चीजों को पढ़ा। जाति आधार पर जो विचार विमर्श थे तिरुचिरापल्ली में, जो हमको कुछ मिला, ये हमने उनका ये देखना था। चलिए, देख लिया। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आगे हम लोग आज शुरू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले किसी को भी कुछ भी जनजातीय समाज के बारे में, बदलती श्रेणियां, कैसे नए वर्ग निकल रहे हैं, कैसे वर्ण के भीतर जातियां उत्पन्न हो रही हैं, इसके विषय में किसी का कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझसे पूछ लीजिए। जीआईसी बड़ों वाला। क्या नाम है आपका? सर अंशुमन। ठीक है बेटा अंशुमन, आप चैप्टर पढ़ोगे अंशुमन? है सर। चैप्टर को पढ़ोगे आप? यस सर। ठीक है बेटा, तो आप चैप्टर कहाँ से पढ़ोगे मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, खानाबदोश और घुमंतु जातु कहाँ रहते थे, यहाँ शुरू करेंगे। चलिए शुरू करें। चुप। धीरे धीरे पढ़ना है, सर कहाँ से पढ़ना है? ये शुरू करें आप यहाँ से। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनको उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वह खेतिहर गृहस्थों के से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने चित्र 3 घूमते व्यापार जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वह सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां डांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अद्या 3 बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने समरोणों के में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते हैं। सैन्य अभियानों के दौरान वह मुगल सेना के लिए खादानों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते थे। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की डंडा से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टंडा में कई परिवार होते
हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा बाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वहाँ महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा के में 6 से 700 तक लोग आ सकते हैं। वह एक दिन में 6 या 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वह उन्हें चढ़ने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यह जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। पता करें कि आजकल गांव शहरों तक अनाज ले जाने वाला का काम कैसा होता है। बंजारों के तौर तरीकों से या किन मायनों से भिन्न या समान है। बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा पढ़ेगा बेटा? पूछना किसी और बच्चे से, कोई और बच्चा पढ़े माइक लेकर। शाबाश, बहुत अच्छा, बैठ जाइए आप। आपका नाम क्या बेटा? सर समर। ठीक है बेटे समर। चलिए समर, शुरू करें आप। कहीं धीरे धीरे पढ़ना है। पशुचारी देखो जनजात बात सुनिए, देखो आप अगर कहीं स्पीड में पशु पढ़ोगे, आप पहले मेरी बात सुनो बेटा समर, अगर आप बहुत ज्यादा है आपका स्पीड में पढ़ोगे तो आपकी आवाज और स्कूल के बच्चों तक अच्छी नहीं पहुंच पाएगी। चलिए शुरू करें। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी सरकंडे की चीजें फूस की चटाई और मोटे बोझे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घूमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों गायकों और अन्य तामाशाबियों की जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। बदला समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूह को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विकसित ज्ञात प्राप्त शिल्पियों सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। धन्यवाद। ठीक है, बैठ जाइए। शाबाश, बैठ जाए आप, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए। जेएससी बड़ो वाला बच्चे आप खड़े हुए थे बेटा, आप खड़े हो जाइए। जेएससी बड़ो वाला, शाबाश। माइक ऑन करें आप। ठीक है बेटा, पढ़े आप। जाति पर विचार विमर्श वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित हुई याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा अध्याय 2 के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रत्कारों शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वारा बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लड़कियों से बने
लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। हमारे अतीत 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हूण चंदेल चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषत कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते नहीं रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लिखित है। शाबाश। और कोई बच्चा, किसी और बच्चे को माइक दीजिए। कोई और बच्चा पढ़ना चाहे? बहुत बच्चे हैं, दे दीजिए किसी को माइक। धीरे धीरे पढ़ना है आपको और आराम से पढ़ना है, ठीक है? चलिए, गोंड जनजाति को पढ़ना है आपको। चलो, गोंड के बारे में शुरू करो। गोंड लोग गोड़ वाले नमक विशाल वन प्रसन में रहते थे। वे स्थानार्थ्या कृष्ण अर्थ्या जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल घोड़ा जान गीती कई छोटे छोटे कुलों में भी बूटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होते था। जिस समय सुल्ताने की ताकतें घाट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गौड़ राज्य छोटे गौड़ सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अखबार नाम लिखित है कि गणकटंगा। आप एक काम करिए, बैठ जाइए और बच्चा कोई पढ़े बेटा। शाबाश। और बच्चा जिसने पहले पढ़ा हो, कोई और पढ़ना चाहे? बहुत बढ़िया। चलिए, शुरू से शुरू करना है। अरे वाह, बहुत अच्छा। चलिए, गौड़ लोग गोड़वाना नमक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गौड़ जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गौड़ राज्य छोटे गौड़ सरदारों पर हावी होने लगे थे।
अकबर के शासनकाल के कई इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गणों में विभाजित थे। हर गण किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में था। ये पूर्ण 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होने थे, जिन्हें 84 कहा। 84 का उपविभाजन बृहतों में होता था, जो बाहर गांवों को मिलकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गौड़ समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूल्य बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौड़ राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गौड़ सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गौड़ राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने मोहपा के चंदेल राजपूत राजा सलबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र भीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, शाबाश। कोई भी एक बच्ची पढ़े बेटा। सभी लड़कों ने पढ़ा, कोई लड़की पढ़ ले बेटा। खड़े हो जाइए, शाबाश। गढ़कटंगा एक समुद्र राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका करने का व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने उल्टे में बेशकीमती सिक्के और हाथी में हाथिया लिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष भी नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा एक
गौड़ राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुदेलों और मराठों के खिलाफ उनके सदस्य संघर्ष असफल रहे। लोग मौजूदा म्यांमार से आकर तेरहवीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बस उन्हें भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्हें चौथाई 1523 और कोच हजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्हें कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। हमने एक बड़ा राज्य बनाया और इनके लिए 1530 के दशक में ही इतनी वर्ष पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते वे बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे, लेकिन अहम लोगों की दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमण को सामना करता पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करके के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस तरह पर मुगलों का नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका। चलिए बैठ जाइए फिलहाल आप। बहुत बढ़िया, शाबाश, बैठ जाइए। तो जीआईसी बड़ोवाला सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीआईसी बड़ोवाला बैठ जाइए बेटा, समय समाप्त हो रहा है, बैठ जाएं जीआईसी बड़ोवाला। और आपको इसी के लिए सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक बार सभी बच्चे जीआईसी बड़ोवाला के लिए तालियां बजाएंगे। सभी बच्चे जीआईसी बड़ोवाला के लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया। जीआईसी बड़ोवाला देखिए, इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। आपकी टीचर ने आपका बहुत बहुत हेल्प की, उनको भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारी तरफ से। देखिए, आप लोग सब अच्छे से खड़े होते हैं, माइक लेकर पढ़ते हैं, इसके बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे। पहला, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी। दूसरा, आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने का, और आप चाहे 1000 लोगों के बीच खड़े हो जाएं, आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। इस क्लास का मतलब यही है कि आप माइक लेकर जो अपने अंदर की झिझक है आप उसको खत्म करें। क्लियर है? और जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा होगा उसके बाद जब बैठे होंगे ना, बड़े चैन की सांस महसूस की होगी, अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। तो बार बार पढ़िए, जुड़ के पढ़िए, और चैप्टर को पैराग्राफ में पढ़िए। जैसे कि एक बच्चे ने पढ़ लिया, फिर दूसरे ने, मान लीजिए आज आपने पढ़ा है, कल कोई और बच्चा पढ़े, इस तरह से सब जुड़िए। तो जीआईसी बड़ोवाला का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आपसे जुड़ने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।